एक मिनट। नमस्कार। आज मेरे साथ हैं उमेश खंडूरी जी, आपके सामने हंसता खिलखिलाता चेहरा। और हमेशा की तरह उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उनको लेकर बहुत ही जागरूक और लोगों के बीच में इनका मिलना जुलना बहुत ज्यादा रहता है, अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहते हैं। और आज हमने उनको आमंत्रित किया है। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब सुनने में आ रहा है कि कर्णप्रयाग और टिहरी तक जो दरारें पड़ने की खबरें हैं वो सुनाई दे रही हैं। उस पूरे इलाके में बहुत लोग परेशान हैं। एक मायूसी, एक बेचैनी, लोगों के विस्थापन का दर्द और ऊपर से मुआवजे का मरहम सरकारें लगा रही हैं। क्या होगा आगे, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने जैसा कि कहा आपके सामने मौजूद है उमेश खंडूरी जी। एक सोशल एक्टिविस्ट है और पॉलिटिशियन भी है। उमेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, उमेश जी, जो ताजा घटनाक्रम है जिसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने तो सब कुछ देखा है, आप तो जानते हैं पूरे इलाके को। तो दर हकीकत ये जो स्थिति है, ये मुझे आप ये समझाएं कि ये अचानक रातों रात दरारें पड़ना शुरू हुई और फिर लोग वहां से निकलने लगे, एक पैनिक फैल गया। तो हकीकत इसके पीछे क्या है, क्या वजह है, उत्पन्न क्यों हुए ये हालात? देखिए, हमारे पहाड़ों में कोई भी चीज अचानक नहीं होती। ये एक सतत प्रक्रिया है। हमारे विकास की, हमारी सोच की, हमारी उपलब्धियों की। मैं इसे उपलब्धि कहूंगा, क्योंकि जब भी कोई विकास होता है, कोई नई चीज आती है, तो उसमें अच्छाई के साथ साथ बुराई भी आती है। जैसा कि जोशीमठ इस वक्त जो इसका उदाहरण है, जोशीमठ वैसे भी यदि देखा जाए भौगोलिक स्थिति से, भूगर्भ वैज्ञानिकों के हिसाब से और ज्योग्राफी के हिसाब से, ये एक ग्लेशियर के मलबे के ऊपर बना हुआ है। और ये असल में देखा जाए तो ये जगह बसने लायक कभी थी ही नहीं। पहाड़ों में वैसे भी कुछ चंद घर होते हैं, लोग अपने गांव से नीचे की तरफ आते हैं और वहां पे एक दो दुकानें खोल देते हैं, ताकि वहां से गुजरने वालों के लिए चाय नाश्ता या कभी एक सराय जैसा कुछ एक आध कमरे में। लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता बढ़ी, लोग बढ़े, भीड़ बढ़ती गई, उस वहां पे लोगों ने अपनी सहूलियतों के हिसाब से उस शहर को डेवलप करना शुरू कर दिया, उसको बसाना शुरू कर दिया। मैं मान सकता हूँ 2 घर, 5 घर, 10 घर, 50 घर तक वो जो डेब्रिस, यानी वो जो मलबा था, ग्लेशियर का मलबा, जो कि एक समय में एक पठार की तरह बन गया था, एक पहाड़ी की तरह, वो इसको झेल सकता था क्योंकि इसका बोझ कम था। लेकिन जैसे जैसे ये आबादी बढ़ी, वो इस बोझ को नहीं झेल पाया। और ये आज से नहीं है, ये तो हम कहते हैं तो ये तो कई दशकों से ये परेशानी चल रही है, सब जानते हैं। और ये दरारें भी कोई आज की देन नहीं है। आज तो वो समय था, वो आखिरी समय था जब उसको पूर्ण तरीके से फटना था। तो ये लोग भी जानते थे कि यहाँ पे ये समस्या है, लोग भी जानते थे, क्योंकि जोशीमठ शहर में पानी की निकासी नहीं है कहीं भी नहीं, क्योंकि वो उस तरीके से प्लांट सिटी कभी थी ही नहीं। ये तो बस्ती गई, गांव से लोग आते गए अपनी सहूलियतों के हिसाब से, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए था, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए थी, लोगों को सड़कें चाहिए थी, वो उन्हें यहाँ मिली, इस बाजार वाले इलाके में, आसपास के गांव से। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक दिन में तो नहीं हुआ। ये हमारी ही विकास की इस प्रक्रिया में ये आखिरी कील थी जो ठुकी, और जिसकी वजह से ये धीरे 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 करके अब उसने धंसना शुरू कर दिया। क्योंकि पानी का पानी, जब बारिश का पानी और अन्य पानी, जब हमारे पहाड़ों में तो पानी ही पानी है, जब वो कहीं जमा होगा और बाहर निकासी नहीं होगी, तो वो जमीन धसकेगी, वो उसकी मिट्टी बाहर आएगी, पहाड़ियां टूटेंगी, क्योंकि हमारा पहाड़ ग्रोइंग माउंटेन्स है। ये सब जानते हैं, ये आज की बात नहीं है। और खास तौर पे हमारे ये जो पहाड़, गढ़वाल का इलाका, गढ़वाल और कुमाऊं से जुड़ा हुआ जो इलाका है, ये ग्रोइंग माउंटेन्स हैं। ये रोज इनके नीचे की प्लेट्स जो है वो सरकती हैं और ये ऊपर की तरफ आती हैं। ये रोज की प्रक्रिया है इनकी। तो ये कई सालों में ये होती जाएगी। हमारे पहाड़ बुरबुरे हैं, हमारे पहाड़ कच्चे हैं, तो इस पे ज्यादा बोझ डालने से ये होगा, क्योंकि इसी का प्रभाव अब कर्णप्रयाग में भी दिख रहा है। और ये कर्णप्रयाग में कोई आज का नहीं है। अब तो ये बात उठी है कि कर्णप्रयाग में भी कई सालों से, मैं खुद इसका साक्षी रहा हूँ, कई बार हम रहे हैं, रोड से चलते थे, ऊपर से मकानों के नीचे से पूरी जमीन निकल गई। हमारा जो मल्ला बाजार है,
वो मलय बाजार बिल्कुल खतरनाक स्थिति में है। तो कहते हैं कि सरकार तब जागती है जब कुछ लोगों पे संकट आता है या कुछ लोगों की मृत्यु होती है, तब उसकी आंखें खुलती है। शायद यही एक लाइन है, ये एक समय आ गया है जबकि अब सरकारों को जागना होगा। लेकिन फिर भी जब आप कह रहे हैं कि ये ग्लेशियर के मलबे पर है टिका हुआ कर्णप्रयाग और इस पर बोझ लगातार बढ़ता गया और नहीं, कंस्ट्रक्शन इसमें कर्णप्रयाग होते नहीं, गए, जोशीमठ, माफ कीजिए, जोशीमठ। जोशीमठ, जोशीमठ, सॉरी, जोशीमठ। तो अब जब ये स्थिति थी, तो ये सब जानते हुए ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड में सरकार नहीं थी, उत्तराखंड में और केंद्र में हर जगह सरकार थी और एक्सपर्ट की टीम भी ये जानती होगी और पर्यावरण के लोग तो जानते होंगे, पर्यावरणविद हैं वो तो जानते होंगे, भूगर्भ शास्त्री भी इस चीज से वाकिफ होंगे। क्या किसी का ध्यान इस अलार्मिंग सिचुएशन की ओर नहीं गया जो अब ये हालात पैदा हो रहे हैं? देखिए, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तो आज की रिपोर्ट नहीं है, ये तो दशकों से दी जा रही है। 76 में भी रिपोर्ट आई थी और तब से यही बात हुई थी कि यहाँ पे ये जो स्थिति है, ये खतरनाक है। यहाँ पे इतना बसाव अच्छा नहीं, यहाँ पे पानी की निकासी नहीं, बड़े-बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि कच्ची जगह है। लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, ये एक मानव एक स्वभाव है कि जब तक हमारे सर पे कुछ बड़ी आपदा नहीं आती तब तक हम जागते नहीं है, क्योंकि ये इंसान का एक स्वभाव है कि वो उसको टालता है। वो कहता है जब तक कि वो स्थिति ना आ जाए तब तक मैं इस पे कोई संज्ञान नहीं लूंगा। इसी तरीके से हमारी सरकार, देखिए, अभी कुल मिला के देखा जाए तो 22 साल पूरे हुए हैं सरकार को। बिल्कुल नई सरकार है। मैं तो कहूंगा कि अभी जवान हुई है। और इस जवानी में भी हमें अच्छे जवान नहीं मिले जो इस पहाड़ों को, इस राज्य को चलाने की क्षमता रखते हो। अभी भी एक्सपेरिमेंटल काम चल रहा है। मैं यहाँ पे किसी को बुरा नहीं कहूंगा, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम सब इसके जिम्मेदार हैं। सरकारें भी इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस शहर को बसने दिया। वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो जानते थे कि इस जगह पे ज्यादा बसना खतरनाक है। मैं जानता हूं, सबको पता था। लेकिन लेकिन हम आम आदमी को इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आम आदमी रोज अपनी रोटी रोजी में लगा रहता है। उसे उसे सिर्फ सुविधाएं चाहिए, उसे अपनी दो रोटी के जुगाड़ में वो हमेशा लगा रहता है। तो ये उसको मैं इतना दोष नहीं दूंगा, जनता को ज्यादा, लेकिन उस तंत्र को दूंगा। उनको ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, जाग जाइए। ये घंटी है, वैसे तो हर साल कोई ना कोई, चाहे वो रैणी की आपदा हो, चाहे वो जो हमारे केदारनाथ की आपदा थी 13, जी। वो सारी जितनी भी आपदाएं हैं ये बताती हैं अलार्मिंग, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। लेकिन हम लोग जागते नहीं है क्योंकि हम लोगों की आदत है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये हमारी सभ्यता की निशानी है कि हम बुरी यादों को अपने अंदर नहीं रखते और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा खंडूरी जी, एक बात और, एक सवाल और उभरता है, वो ये है कि विकास बनाम विनाश। अब विकास भी लोग चाहते हैं, पहाड़ों में डेवलपमेंट भी हो, और जब विकास होता है तो सड़कें टूटती हैं, मतलब सड़कें निकालने के लिए जंगल काटे जाते हैं, मिट्टी धंसती है, बहुत कुछ होता है। तो अब इसको कैसे, मतलब अगर हम इसको कैसे कहें कि आप इसको बैलेंस करके चलिए, मतलब यह है कि पहाड़ को पहाड़ की तरह देखा जाए और जो प्लेन्स की तरफ देखा जाए, विकास तो करेंगे ना, विकास तो होना है, तो ये कमी कहां पर रह जाती है? देखिए, विकास तो बहुत जरूरी है। मैं आपको इसका जी। छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि मैंने पहाड़ों में लोगों से कहा कि यार तुम क्यों शहरों की तरफ भागते हो? तुम हम्म। क्यों बार बार कहते हो कि शहर की चकाचौंध, पहाड़ इतने अच्छे हैं, पहाड़ इतने खूबसूरत हैं, यहाँ की वायु अच्छी है, पानी अच्छी है, तो क्यों यहाँ नहीं रहना चाहते? तो उनका एक बड़ा मासूम सा जवाब था कि आपने तो शहर देख लिया, आपने तो मॉल घूम लिया, आपने पिज्जा खा लिया, अब जब हमारी बारी आई तो हमें ज्ञान मत दीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए, विकास जरूरी है, ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है विकास। सड़कें चाहिए क्योंकि हम ही तो चाहते हैं, हम सरकार को बार बार क्यों दोष दें? हम स्वयं गांव वाले चाहते हैं हमारे गांव में सड़क आए, हम स्वयं चाहते हैं कि उद्योग आए, हम स्वयं चाहते हैं कि बिजली भी आए, क्योंकि जब तक बांध नहीं बनेंगे बिजली कैसे आएगी? लेकिन यहाँ पे जो आपने एक बैलेंस की बात की, एक संतुलन बनाने की जो बात की, वो ये है कि बांध बने, लेकिन ऐसे बांध ना बने जिससे कि पहाड़ों को और हमारे गांव को क्षति पहुंचे। पहाड़ में नदियों का पानी रोकना बहुत ही खतरनाक है। बांध बन सकते हैं, बिजली परियोजनाएं आ सकती हैं, आप चलते पहाड़ों पे, चलते पानी पे आप बांध बनाइए, बिजली ऊर्जा बनाइए, और ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे यहाँ।
आप घाट की तरफ जाइए, वहां पे है एक प्रोजेक्ट है, और ऐसे न जाने कितने हैं। पानी को रोक के जब हम बांध बना के बिजली परियोजना की बात करते हैं, वहां पे हमारे पहाड़ों में ये आपदाएं आती हैं। उसका कारण यह है क्योंकि हमारी पहाड़ की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी और कच्ची है। वो धीरे 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 सीलन आती है, यानी पानी फैलना शुरू होता है और वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल के दूसरी जगह से निकलता है। और जब वो निकलता है तो पहाड़ धंसते हैं, टूटते हैं। गांव ऊपर बसे गांव, जिन्हें पता ही नहीं कि नीचे से पानी जा रहा है, वो नीचे धंसने शुरू। विकास जरूरी है, मैं ये नहीं कहता विकास नहीं चाहिए, हमें भी अच्छे कार्यालय चाहिए, लेकिन वो कार्यालय कच्ची जमीन पे ना बने हो, वो कार्यालय बिना बिना मापदंड के ना बने हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि शहरों में, पहाड़ों में खास तौर पे, शहरों में बिना सोचे समझे, बिना नक्शा पास कराए, बिना किसी इंजीनियर की सहायता लिए नदियों के किनारे तक मकान बनने शुरू हो गए। और जब तो आपदा आती है तो सरकार पे दोष, हम सब पे दोष। हमें सरकार को कहूंगा कि सरकार को देखना चाहिए कि वो इनको बसने ही ना दे, लेकिन वो भी आंख बंद करके अपने वोटों के लालच में मौन हो जाती है, मूक दर्शक बन जाती है, क्योंकि उसे चुनाव लड़ना होता है, चुनाव जीतना होता है असल में। तो मुद्दे उनके लिए कम हो जाते हैं, और उस वक्त जब आपदा आती है तो फिर वो एक मुद्दा बना के उसे खेलना शुरू करती है। अभी भी इस आपदा पे भी कई लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना के 2024 के चुनाव के तरह देख रहे हैं, और ये सब जानते हैं कि किसको क्या फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़ा लंबा, बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। उसमें भी सुना है कि कई 17-18 सुरंगें नीचे से निकाली गई हैं। तो अब ये स्थिति है आने वाले समय में। आप कर्णप्रयाग में तो आप खुद रहे हैं, बल्कि रहते हैं, तो जी जी। जानते भी हैं चप्पे चप्पे को। वहां भी यही सब समस्याएं सामने आ रही हैं। टिहरी से भी ऐसी ही खबर थी। तो सर, आगे आप इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? मतलब क्या ये सब इसी तरह चलता रहेगा और पहाड़ों से लोगों को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा उठकर? ये क्या हो रहा है? देखिए, रेल जो है, रेल केंद्र का एक परियोजना है, केंद्र की परियोजना, उसका एक प्रोजेक्ट है। हम्म। हमारे मूल पहाड़ियों को, पहाड़ में हम पहाड़ियों को रेल नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम जानते थे जिस दिन रेल आएगी उस दिन हमारे पहाड़ खोखले हो जाएंगे, और हमारे गांव जो कि पहले से ही पलायन की मार झेल रहे हैं, ये पलायन का सिलसिला और शुरू होगा। ये देखिए, जोशीमठ अब पूरा पलायन में आ जाएगा, और ये पलायन होकर नीचे ही जाएगा, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये पलायन होकर नीचे की तरफ ही जाता जाएगा। रेल परियोजना हमारे पहाड़ों के लिए खास, देखिए मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, लेकिन रेल परियोजना हमारे पहाड़ों के लिए आवश्यक नहीं थी। मैं मान सकता हूं कि केंद्र का यह कहना कि हमें सीमा तक जाने के लिए आसानी हो जाएगी, मैं मान सकता हूं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं आपकी सिर्फ एक इस बात से हमारे पहाड़ के पहाड़ खोखले हो रहे हैं। दूसरा, अभी तो सिर्फ पहाड़ खसकने की बात हो रही है, पहाड़ के धंसने की बात हो रही है। जिस दिन ये रेल आएगी, आप आप अनुमान नहीं कर सकते कि उसके बाद जो एक भीड़ पहाड़ों पे बाहर से आएगी, जिसको रोकना आपके लिए असंभव होगा, जिसमें मैं आपको गिनाता हूं, जब मैं बार बार कहता हूं अतिक्रमण, उसमें भिखारियों की भीड़ अभी से आनी शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन के चारों तरफ बाहर के लोगों ने जमीनें खरीदने के साथ साथ अपने व्यवसाय लगाने की कवायद शुरू कर दी। वो पैसे वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से धार्मिक अतिक्रमण शुरू हो गया, और आने वाले समय में ये होगा, और पहाड़, पूरे के पूरे पहाड़ जो है, मूल पहाड़ी अपना पहाड़ छोड़ के उनको मजबूरन बाहर जाना होगा, क्योंकि पहाड़ अभी एक सरल प्रवृत्ति से चलता है। जैसे जब हम कहते हैं कि पहाड़ खूबसूरत हैं, यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, पानी अच्छा है, हवा अच्छी है, संस्कृति है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, तब वो मूलतः नष्ट हो जाएगी। तो उसके बाद ये पहाड़ कच्चे होने के साथ साथ भी कचरा बन जाएंगे, क्योंकि जैसे ही भीड़ आएगी गंदगी बढ़ेगी, गंदगी के साथ साथ हर प्रकार का अतिक्रमण शुरू हो जाएगा। और इस वक्त जो ये रेल बन रही है, मैं मानता हूं कि इन्होंने कहा है कि ये टेक्नोलॉजी इनकी बहुत अच्छी है, इनकी रेल की सुरंगें नहीं टूटेंगी, मैं मानता हूं नहीं टूटेंगी, बहुत मजबूत बन रहा है, लेकिन सिर्फ सुरंगें ही तो बचेंगी। उसके ऊपर के पहाड़ में रहने वाले हमारे गांव के लोग, उनके गांव, उनके खेत तो धंसने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यदि हमने पहाड़ खोदा है तो उसका असर तो जरूर होगा। आप एक सीवर की पाइपलाइन लगा के देखिए, उसके बाद जब आप उसमें मिट्टी भरते हैं तो वो कई सालों तक धंसती रहती है, कई सालों तक। इसी तरीके से हमारे पहाड़ भी धंसेंगे और हमारे पहाड़ खाली होंगे, और ये अब दिखना शुरू हो गया है दरारों के साथ साथ पानी का रिसाव, और अभी तो आपदा आनी शुरू है। देखिए, हम तो ईश्वर से मनाते हैं कि
ऐसा ना हो, लेकिन जो हमने बोया है उसको काटना तो होगा। खंडूरी जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और ये बड़ा गंभीर सवाल है। हमारा जो उत्तराखंड है, वो चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो चमोली हो, चाहे वो उधर क्या कहते हैं, ये जो इलाका है खटीमा, ये खटीमा। कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि चीन की चीन की सीमा जहां से लगती है, और भारत सरकार चीन के खतरे को भांपते हुए वहां तक सड़क ले जाना चाहती है, ताकि युद्ध की स्थिति में कभी ऐसी स्थिति आए तो वहां हमारे जो आर्टिलरी है वहां आसानी से पहुंच सके, हमारे फौजी वहां आसानी से पहुंच सके। उसके लिए सड़कें बनाना तो बहुत जरूरी है। पिछली सरकारों ने तो ये काम किया नहीं। ए के एंटनी की ए के एंटनी जो कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में रक्षा मंत्री थे, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड ऑन फ्लोर है पार्लियामेंट के कि हमें जरूरत क्या है चीन की सीमा तक सड़क बनाने की। तो जो जो काम तब नहीं हुआ वो अब हो रहा है, ये दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पहाड़ों में रोड नहीं निकालेंगे वहां से, इसको रास्ता तो वहीं से निकलना है, तो फिर ये प्रॉब्लम भी आएंगी। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि फिर इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, विकास जरूरी है, विकास जी। आवश्यक है और हम स्वयं चाहते हैं। हम पहाड़ में रहने वाले लोग चाहते हैं कि रोड बने। हम चाहते हैं कि बॉर्डर तक, हमारी सीमाओं तक हमारी फौज जाए बिना किसी अवरोध के। लेकिन हमारा सिर्फ एक कहना ये है कि आप रोड बनाइए, लेकिन रोड का वो मलबा आप सीधे सीधे नदी में मत फेंकिए। पहला, आप रोड बिल्कुल। बनाइए लेकिन उस रोड से मेरे ऊपर के रहने वाले गांव का कटाव ना हो, इसका भी तो ध्यान हम्म। रखिए। हम्म। यदि आपको वहां से रोड ले जानी है तो पहले आप एक पत्थरों की दीवार तो दीजिए। आप उसे इतना मजबूत बनाइए कि धसाव और रिसाव ना हो। हम कहते हैं कि पेड़ भी कटने जरूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जब रोड बनेगी तो पेड़ कटेंगे। लेकिन रोड बनने से पहले जितने पेड़ कटे हैं, कम से कम उतने ही, दुगने तो छोड़ दीजिए, ये कहते हैं कि दुगने चौगने लगाने चाहिए, उतने ही पेड़ पहले, क्योंकि प्रोजेक्ट बनते बनते भी 4-5 साल लग जाता है, तो उतने ही पेड़ पहले उगा दीजिए। लेकिन हमने तो आज तक कहीं नहीं देखा। तो हमारा सिर्फ एक कहना है कि विकास आवश्यक है, किंतु विकास किस कीमत पर। यदि हमारे गांव ही नहीं बसेंगे तो वो रोड उस सीमा तक ले जाने का क्या फायदा, क्योंकि हमारे गांव के लोग ही असली सुरक्षा कर्मी हैं वहां के, जो आपको हर पल की खबर देते हैं, जो अपने क्षेत्र को बचाए रखते हैं। क्योंकि जब लोग होंगे, जब बसावट होगी, वहां पे लोग बसेंगे, तभी तो हमारा देश, हमारी सीमाएं भी सुरक्षित होंगी। हम सुरक्षित तो देश। बिल्कुल, आपके कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक संतुलन बना के चले, लोगों को न उजाड़ने दें, बल्कि वो लोग जहां से सड़क निकल रही है वो लोग भी देश की हिफाजत करते हैं, उनकी सुख जी। सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए। ये ना किया जाए कि रोड निकाल दी जाए और बांध बना दिया जाए और मलबा नदी में बहा दिया जाए। ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सरकार को इन आपदाओं से सबक लेने की जरूरत है। बेहतर यह होगा कि हम जितनी जल्दी जाग जाएं उतना ही ठीक रहेगा, हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी। खंडूरी जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मुझे पता था कि आपकी तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।